मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो आपका जो पेपर होने वाला है ज्योग्राफी का, ज्योग्राफी ऑफ रिसोर्सेज एंड इन्वायरमेंट, उससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं सारे के सारे मैं आपको करवाने वाला हूँ। उसका जो अगला प्रश्न है आपका, ऊर्जा प्रवाह, एनर्जी फ्लो की व्याख्या कीजिए। एनर्जी फ्लो क्या होती है, ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है, उसके बारे में अपन संक्षिप्त में पढ़ेंगे। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, अलग अलग यूनिवर्सिटी में बार बार पूछा जाता है। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। चलो शुरू करते हैं अपन। तो साथ के साथ अगर आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो फ्लिपकार्ट और मंत्रा से, तो यहाँ पर व्यू प्रोडक्ट के सामने आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है या शॉप का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इस पर क्लिक करके अगर आप फ्लिपकार्ट या मंत्रा से कोई भी चीज खरीदोगे सबसे ज्यादा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। जरूर से यहाँ पर क्लिक करके कोई ना कोई प्रोडक्ट खरीद लेना, सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको अभी देखने को मिल जाएगा। और ये पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल भी आपको जरूर से ज्वाइन कर लेना। तो चलो शुरू करते हैं अपन। परितंत्र इकोसिस्टम में ऊर्जा प्रवाह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा ऊर्जा एक पोषक स्तर से लेकर दूसरे पोषक स्तर तक प्रभाव होती है। मतलब जैसे आपने क्या, ऊर्जा प्रवाह क्या होता है, जैसे कि आपने खाना खाया है ना, तो अब वो खाना था, है ना, आपने खाना खाते आपके शरीर के अंदर क्या होती है, एक ऊर्जा महसूस होती है। अब खाने के रूप में आपने क्या खाया, अनाज खाया होगा, है ना। क्या तो आप जो वेजिटेरियन खाना खाते हो, नॉन वेजिटेरियन खाना खाते हो, दो ही प्रकार से तो खाना खाते हो आप। तो चाहे आप वेजिटेरियन खाना खाओ, है ना, चाहे नॉन वेजिटेरियन खाना खाओ, शाकाहारी या मांसाहारी जो भी खाना खाते हो आप, उसको जैसे आप उपभोग करते हो आपके शरीर के अंदर ऊर्जा है वो आपको महसूस होती है। अब वो ऊर्जा, भाई कोई भी चीज से ऊर्जा मिलती है, तो ऐसे उस जो अनाज है उसके अंदर भी कुछ ऊर्जा की मात्रा होगी, और कुछ जो मांस है उसके अंदर भी ऊर्जा की मात्रा होगी, तभी तो आपने खाते ही वो आपके शरीर के अंदर चली गई। तो इसी जो ऊर्जा का जो प्रवाह होता है उसी को क्या कहा जाता है, आपके सामने ऊर्जा प्रवाह के नाम से जाना जाता है। इसमें अलग अलग पोषक स्तर होते हैं। सबसे नीचे का स्तर होता है, यहाँ पर कौन से आते हैं, जो आपके सामने अनाज खाद्य पदार्थ होते हैं। अनाज हो गया आपके सामने, जो दालें हो गई जो उगती हैं, जो अपन भूमि में कृषि करके उगाते हैं, सबसे निचले स्तर पे वो आते हैं। फिर शाकाहारी, जो लोग इन खाद्यान्नों को खाकर अपने आप को ऊर्जा प्राप्त करते हैं। जैसे कि मनुष्य हो गया, भाई अपन शाकाहारी हैं तो अपन क्या करते हैं, आप दाल खाई आपने, गेहूं की रोटी खाई, समझ में आ गया। भेड़ हो गई, बकरियां हो गई, जीव जंतु हो गए जो शाकाहारी होते हैं वो। फिर क्या क्या, उससे अगला ऊर्जा का स्तर होता है, उसमें क्या होता है, आपके सामने मांसाहारी आते हैं। जो शाकाहारी जो चीजें होती हैं, जो शाकाहारी लोग भोजन करते हैं, उन लोगों को खाकर जो पेट भरते हैं उनको मांसाहारी कहते हैं। जैसे कि आपने क्या किया, अब जिसका जो भी है चिकन मान लो आप, है ना, तो उसको क्या किया, वो उसने दाना खाया, उसका ऊर्जा स्तर बना। फिर उस चिकन को किसी ने क्या कर दिया, काट कर खा लिया, है ना, मांसाहारी जो भी व्यक्ति है उसने खा लिया। या फिर कोई कुत्ता है आपके सामने, कोई भेड़ है, कोई जो सॉरी शेर है ना, उसने खा लिया। तो जो शाकाहारी को खाते हैं वो कौन से होते हैं, वो मांसाहारी होते हैं, वो अगले ऊर्जा के स्तर में आते हैं, और उसके बाद में उभयचर वगैरह आते हैं। तो इस प्रकार से जो ऊर्जा है वो कैसे फैलती है, एक पोषक स्तर से एक ट्रॉपिकल लेवल से अगले ट्रॉपिकल लेवल तक फैलती है। यह प्रवाह हमेशा एक यूनिट डायरेक्शन में होता है, और यह प्रवाह कैसे होता है, ऐसे ऊपर की तरफ जाता है, हमेशा सदैव एक डायरेक्शन में ही जाता है। अर्थात ऊर्जा केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होती है और पुनः निर्वर्तित नहीं होती है। मतलब ऊर्जा है वो कैसे होती है, अब ऐसा थोड़ी देखा आपने कभी कि कभी खाद्यान्न को, जो अनाज है उसने क्या खा लिया, शाकाहारी लोगों को खा लिया, नहीं खाया ना, ऐसा कभी नहीं होता है। समझ में आ गया। तो हमेशा ऊपर की तरफ जाती है, ये वापस नीचे की तरफ कभी भी नहीं आती है। ऐसा भी नहीं देखा होगा कभी, ये उदाहरण नहीं समझ में आया तो शाकाहारी, जैसे भेड़ है उसने किसने किसको खा लिया, भेड़ ने क्या खा लिया, उसको शेर को खाकर अपने आप को ऊर्जा प्रदान की। ऐसा नहीं होता ना, ऐसा बिल्कुल भी आपको कहीं पर देखने को नहीं मिलेगा। ऊर्जा का जो स्तर है वो एक दिशा की तरफ जाएगा, यूनि डायरेक्शन में जाएगा, एक ही दिशा में आपके सामने जो ऊर्जा है वो फैलती है। स्रोत क्या होते हैं आपके सामने, सभी ऊर्जा के अंतिम स्रोत सूर्य है। तो चाहे कोई भी ऊर्जा का स्रोत हो, किस पे निर्भर करता है, सूर्य पर निर्भर करता है। क्यों, सबसे पहला जो खाद्यान्न का स्तर होता है वो कृषि होती है, कृषि से जो खाद्यान्न निकलते हैं वो होता है सबसे पहला पोषक स्तर। तो उसमें सूरज है, अगर कोई भी अनाज उगाया उसमें अगर सूरज की किरणें नहीं लग पड़ेंगी तो क्या वो कृषि सफल हो पाएगी, क्या वो अनाज उग पाएगा, बिल्कुल भी नहीं उग पाएगा। तो और चाहे आप मनुष्य हो, चाहे आप कितना भी अनाज खा लो, वे आपके अंदर सूरज की जो ऊर्जा है उसको मिलना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो यह बहुत जरूरी है।
कोई भी पौष्टिक स्तर हो, कोई भी ट्रॉपिकल लेवल हो, आपके सामने सबसे अच्छा जो सबसे मुख्य स्रोत है कोई भी ऊर्जा स्तर का, वो कौन सा है? आपके सामने सूर्य है। उत्पादन की बात करें, हरे पौधे स्वपोषी सौर ऊर्जा द्वारा संश्लेषण के माध्यम से रासायनिक भोजन में परिवर्तित करते हैं। ये परितंत्र ऊर्जा में प्रयोग द्वारा होता है। तो सबसे पहले आपके सामने जो सबसे निचला स्तर कौन सा है? खाद्यान्नों का है। अब कोई भी पेड़ है वो क्या करता है? आपने बचपन में पढ़ा होगा, प्रकाश संश्लेषण विधि के द्वारा अपना खाना खुद बनाते हैं। पढ़ा ना अपने, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा क्या करते हैं? अपना खाना है वो खुद है उसका निर्माण करते हैं। कोई पौधा है, जैसे ये मान लो आपने, ये कोई पौधा है ना, इसने क्या किया? इस पे सूरज की किरणें पड़ी तो इसने अपने अंदर जो प्रकाश संश्लेषण विधि करी उसके द्वारा इसने अपना खाना बनाया। समझ में आ गया? तो यही है, जो हरे पौधे होते हैं वो स्वपोषी सूर्य ऊर्जा की प्रकाश संश्लेषण द्वारा क्या करते हैं? अपनी जो रासायनिक प्रक्रिया होती है उससे अपने भोजन का निर्माण करते हैं, और यही ऊर्जा सबसे पहले अगले स्तरों में जाती है। अब आप एक बात सोचो, सबसे निचला स्तर है खाद्यान्नों का। अगर खाद्यान्नों को खाकर जब शाकाहारी लोग ऊर्जा प्राप्त करते हैं, अगर खाद्यान्न नहीं होंगे तो शाकाहारी लोग अपनी ऊर्जा कहां से प्राप्त करेंगे? भाई सोचो, सारा का सारा जो खाद्यान्न है वो खत्म हो गया एक साथ। समझ में आ गया? तो आप कहोगे कि सर हम क्या करेंगे? हम मतलब मांसाहारी बन जाएंगे, मनुष्य हैं वो मांसाहारी बन के खा लेंगे। लेकिन कितने दिन खा पाओगे? क्योंकि जिन चीजों को तुम खा रहे हो, जैसे आपने जो मांस में जो भी चीजें आती हैं वो किस पे डिपेंड करती है? वो भी तो खाद्यान्नों पर डिपेंड करती हैं। वो भी अगर खाद्यान्न ही नहीं रहेंगे, आपके सामने कृषि नहीं रहेगी, घास फूस नहीं रहेगा, गेहूं नहीं रहेगा, चावल नहीं रहेगा, तो वो भी कितने दिन तक जिंदा रह पाएंगे? इसलिए शाकाहारी जो स्तर है उसकी भी मृत्यु हो जाएगी लोगों की। शाकाहारी लोग खत्म हो जाएंगे तो मांसाहारी लोग उन पर निर्भर करते हैं, वो भी खत्म हो जाएंगे। शाकाहारी खत्म, मांसाहारी खत्म, तो उभयचरों भी खत्म हो जाएंगे। तो यही है सबसे जरूरी ऊर्जा का स्रोत। इसलिए सूरज होता है, क्योंकि सूर्य से ही पौधों को खाना बनता है। पौधों को खाना बनाते हैं तो इससे क्या होता है? आगे के सारे पोषक जो पौष्टिक स्तर के जो ऊर्जा स्रोत होते हैं उनमें जो ऊर्जा है वो आगे की तरफ जाती है। पहला है प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता कौन से होते हैं? शाकाहारी। ये उत्पादन पौधों को खाकर ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो प्राथमिक उपभोक्ता, प्राइमरी कंज्यूमर कौन होता है इसके अंदर? शाकाहारी लोग होते हैं। शाकाहारी लोग क्या करते हैं? पौधों को खाकर पौधों से अपनी ऊर्जा प्राप्त करने का कार्य करते हैं। अगला कौन सा है? द्वितीयक उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता कौन होते हैं? ये प्राथमिक उपभोक्ताओं को खाकर एनर्जी प्राप्त करते हैं। तो मांसाहारी आप सबको पता ना, जो क्या करते हैं? शाकाहारी लोगों को खाकर है अपनी ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। समझ में आ गया? आप मांसाहारी हो तो आप क्या तो चिकन खा लोगे, मटन खा लोगे, है ना, या फिर और भी अगर आप कोई भी जो भी खाया जाता है मांस के अंदर, वो सब चीज खा लोगे। लेकिन वो सारी चीजें क्या है? शाकाहारी ही है। समझ में आ गया? तृतीयक उपभोक्ता कौन होते हैं? ये द्वितीयक उपभोक्ता को खाकर एनर्जी प्राप्त करते हैं। जैसे इसमें कौन से आते हैं? चील हो गई, है ना, ऐसे जीव जंतु जो क्या करते हैं आपके सामने, जो मांसाहारी लोगों को, अब एक बात, शेर मर गया, है ना, चाहे आपके प्राथमिक स्तर के कोई जानवर मर जाओ, उनको कौन खाता है? चील वगैरह खाती हैं और वो अपना पेट भरती हैं। समझ में आ गया? तो या फिर जो मरे हुए जानवर होते हैं उनको खाने का कार्य करते हैं। तो जो द्वितीय उपभोक्ता को खाकर अपना पेट भरते हैं वो कौन से होते हैं? सबसे शीर्ष मांसाहारी होते हैं। और वो कौन से स्तर में आते हैं? द्वितीय स्तर में आते हैं। अगले वाला है उपघटक। उपघटक कौन होते हैं? मर्द पौधों और जानवरों के अवशेषों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो आपने वो नहीं देखा क्या, जो छोटे छोटे कीड़े जो जानवर होते हैं, जैसे कोई जानवर मर जाता है उनके अंदर वो कीड़े लग जाते हैं, है ना, तो वो इसके अंदर आते हैं। ये क्या करते हैं? या फिर आपके अंदर ये अर्थवर्म हो गया, केचुआ हो गया, और काफी बार आपने कुछ ऐसे घास रखना आप थोड़ी दिन, है ना, फिर घास रखोगे तो थोड़े से दिनों में देख लेना कि वो क्या हो जाएगी, मिट्टी में मिलना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। तो वो क्यों होता है? क्योंकि छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे जो जीव कीड़े मकोड़े, वो उसको खा जाते हैं। तो ऐसे जीव जंतु उपघटक कौन से होते हैं? जो मृत पौधों को जानवरों के अवशेषों से ऊर्जा प्राप्त करने का कार्य करते हैं। कोई जानवर मर गया, कोई आपने सड़ा गला कोई पौधा है, उसको खाकर अपनी ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करते हैं। और पोषक तत्वों के पर्यावरण में वापस छोड़ देते हैं। और क्या कर देते हैं भाई? आप कोई भी देख लो, केंचुआ क्या करता है? अपना जो सड़ी गली चीजें उनको खाता है, और फिर क्या होता है? उससे जो मिट्टी है उसको उर्वरकता, पोषक तत्व देने का कार्य करता है। 10% का नियम, प्रत्येक पौष्टिक स्तर पर ऊर्जा के लगभग 90% विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं श्वसन गति में उपयोग हो जाता है।
तो क्या होता है, देखो मैं आपको एक अच्छी चीज बताता हूँ इस नियम में क्या नियम है। यह है पहला नियम, यह है प्राइमरी कंज्यूमर शाकाहारी, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर द्वितीयक, फिर टर्सरी तृतीयक, और फिर क्या है आपके सामने शीर्ष वाले मान लो, उपघटक मान लो। तो यहां पर कोई भी आदमी है, उसने क्या किया, 1000 किलोवाट ऊर्जा मान लो, या कोई भी ऊर्जा मान लो, 1000 ग्राम ऊर्जा पैदा की। समझ में आ गया। तो जैसे ही उसने कुछ खाना खाया और उसको 1000 ऊर्जा है, तो उसको मान लो कोई भेड़ है, कोई बकरी है, किसको मान लो, चिकन को मान लो, उसने 1000 ग्राम है, 1 किलो का है, उसने क्या किया, 1 किलो की ऊर्जा उसके पास है। फिर उसको अगर कोई मांसाहारी व्यक्ति खाएगा तो वो उससे कितनी ग्राम ऊर्जा प्राप्त करेगा, मात्र 100 ग्राम ऊर्जा उससे प्राप्त कर देता है। समझ में आ गया। अब उस मांसाहारी को, जो सेकेंडरी द्वितीयक है, उसको खाकर टर्सरी खाते हैं तो उसको 100 ग्राम से सिर्फ 10 ग्राम मिलती है, और जो उपघटक केंचुए वगैरह खाते हैं ना, उनको सिर्फ मात्र 1% ही, 1 ग्राम ही ऊर्जा मिलती है। तो ये क्या होता है, 10% का नियम होता है। एक पोषक एक पोषक जो स्तर होता है, एक ट्रॉपिकल लेवल से लेकर दूसरे ट्रॉपिकल लेवल पर जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते हो, आपकी ऊर्जा है उसमें सिर्फ 10% ही ऊर्जा सामने वाले के पास जाती है। 90% ऊर्जा वो अलग अलग प्रकार की जैविक घटनाओं में क्या हो जाती है, उपभोग हो जाती है, और गर्मी के रूप में नष्ट हो जाती है, और वो क्या होती है, अलग अलग रूपों में क्या हो जाती है, जाकर नष्ट हो जाती है। केवल 10% ऊर्जा ही अगले पोषक स्तर तक स्थानांतरित होती है, और केवल 10% ही जो आपके सामने पोषक जो स्तर होती है, जो ऊर्जा होती है, वो अगले स्तर तक पहुंच पाती है। मैंने आपको बता दिया, 1000 ग्राम, 1 किलो वाला ऑप्शन लेकर, या 1000 ग्राम वाला ऑप्शन लेकर। यही कारण है खाद्य श्रृंखलाएं आमतौर पर लंबी नहीं होती, इसीलिए क्या होता है, 3 से 4 लेवल पर जाके चीजें खत्म हो जाती हैं। उससे ऊपर जो जानवर है वो क्या होते हैं, कोई भी वस्तु है वो उनको इतनी ऊर्जा, पर्याप्त ऊर्जा नहीं बन मिल पाती है, जिससे क्या वो सस्टेन कर पाए, अपने आप को ऊर्जा प्राप्त कर पाए। और परितंत्र है, उस चीज पर रहने वाले जीवों की संख्या कम होती है। तो आप कभी भी देख लो, सबसे नीचे, सबसे पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कैसे लोग हैं, शाकाहारी, फिर कैसे हैं, मांसाहारी, फिर क्या है, उभयचर मतलब तृतीयक वाले, और सबसे लास्ट में कौन आते हैं, अर्थोम वगैरह, जो इन पर खाकर जिंदा रहते हैं। समझ में आ गया। तो जो जितने उच्च स्तर पे रहेगा, उतने ही कम लेवल पे रहेगा, क्योंकि ऊर्जा वहां पर कम मिल पाती है। यह नियम ऊर्जा पिरामिड के आधार पर होता है, और यह नियम कैसे होता है, ऊर्जा पिरामिड के आधार पर होता है। अगले वाला क्वेश्चन इसी यूनिट में, मानव और पर्यावरण के बीच में अंत क्रिया को स्पष्ट कीजिए। जो मानव होते हैं और जो पर्यावरण होता है, उसके बीच में ह्यूमन इंटरेक्शन को आपको स्पष्ट करना। ह्यूमन इंटरेक्शन किस प्रकार से होता है, उसके बीच में आपको स्पष्ट करना है। मानव और पर्यावरण के बीच में संबंध एक जटिल और गतिशील अंत क्रिया होती है। तो मानव और पर्यावरण होता है, उसके बीच में जो पूरा का पूरा जो संबंध होता है, वो एक जटिल और गतिशील प्रक्रिया के रूप में होता है, जहां मनुष्य पर्यावरण से प्रभावित होता है और उसे प्रभावित भी करता है। तो जो पर्यावरण क्या होता है, पर्यावरण है वो किस प्रकार से होता है, पर्यावरण एक दूसरे पर निर्भर करता है। समझ में आ गया। हम मनुष्य हैं, पर्यावरण पे पूर्ण रूप से निर्भर है। अगर खाद्यान्न नहीं होंगे, कृषि नहीं होगी, पानी नहीं होगा, हवा नहीं होगी, तो क्या हम जीवन में जिंदा रह पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं रह पाएंगे। तो यही है मानव, और अगर पर्यावरण है, अगर उसको समझे, तो ये क्या है, एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, जहां मनुष्य पर्यावरण से प्रभावित होता है और उसे प्रभावित भी करता है। जहां पर क्या होता है, जो मनुष्य होता है ना, वो जहां मनुष्य क्या होता है, पर्यावरण से प्रभावित होता है और उसे प्रभावित भी करता है। तो जहां मनुष्य क्या होता है, पर्यावरण से प्रभावित भी होता है और उसे प्रभावित भी करने का कार्य करता है। पर्यावरण का मानव पर प्रभाव, तो पर्यावरण है उसका मानव पे क्या प्रभाव पड़ता है। पहला होता है आश्रय और संसाधन, मीन्स अपन जो संसाधन होते हैं, संसाधन क्या होते हैं, हवा हो गई, पानी हो गया, खनिज हो गया, है ना, जितनी भी चीजें जो हमारे आसपास में जो भी आप दिखाई दे रही है आपको, वो सारी की सारी क्या होती हैं, संसाधन ही होते हैं, और हम उस पर क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। पर्यावरण मनुष्य को भोजन, जल, आश्रय, वस्त्र और अन्य जीवन यापन के लिए आवश्यक संसाधन प्राप्त प्राप्त करता है। तो आपके आसपास जो भी वस्तु बनी हुई है, जो भी आप अपने कपड़े बने हुए हैं, कॉटन से बने होंगे, नायलॉन से बने होंगे, प्रकृति पर निर्भर करती हैं चीजें लगभग। भोजन है, आप खाना खाते हो, चाहे गेहूं की खाओ या फिर कोई सब्जी खाओ, सारी सारी कहां से, प्रकृति से प्राप्त है। जल जल भी आपको प्रकृति से प्राप्त होता है, ऐसा थोड़ी आर्टिफिशियल बनता है। आश्रय, आपने घर बनाया, तो घर बनाने में आपने सीमेंट का उपयोग किया, सीमेंट में अलग अलग प्रकार की खनिज है,
लोहे का उपयोग कर रहे हो वो भी प्रकृति से प्राप्त हुआ है, पत्थर लगाए लगे हुए हैं आपके या ईंट लगी हुई है वो भी किससे बनती है, प्रकृति से बनती है। तो जो भी चीजें जो हमारे आसपास दिखाई देती हैं वो सारी की सारी कहाँ से हैं, वो सारी की सारी अपने किस चीज पर निर्भर करती हैं, वो सारी की सारी चीजें अपने पर्यावरण पर निर्भर करती हैं। जीवन शैली, जलवायु और भौगोलिक परिस्थितियां मानव की जीवन शैली, संस्कृति व कृषि पद्धतियों और बसावट के पैटर्न को निर्धारित करती हैं। तो जलवायु और जो भौगोलिक परिस्थितियां कि जैसे जलवायु में अपन रहते हैं, जैसे अपनी अपनी भौगोलिक परिस्थितियां हैं वो क्या है, मानव की जीवन शैली और संस्कृति और बसावट के पैटर्न को निर्धारित करने का कार्य करती है। तो जीवन शैली कैसी होती है, जैसे लद्दाख में रहने वाले लोग हैं और जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोग हैं, उनके उनके जो रहन सहन है वो अपने से अलग होगा। राजस्थान से रहने वाले लोग, अब आप जैसलमेर में चले जाओ, जैसलमेर के लोगों के भाई पहनावा देखना आपने, उनके पहनावा कैसा होगा, लगभग खुले खुले कपड़े पहने, कुर्ता पहनते हैं अपन, तो कुर्ता कैसा होता था, खुला खुला होता है एकदम, धोती पहनते हैं, है ना। आजकल तो अपन धोती की मतलब जो अपने बूढ़े बुजुर्ग पहले पहनते थे तो क्या होती थी, वो एकदम खुली रहती थी, क्योंकि आपके सामने या फिर पजामा भी पहनते वो भी खुले खुले रहते अपने। तो इससे क्या होता है भाई, जो राजस्थान है वहां पर क्या पड़ती है, गर्मी ज्यादा पड़ती है, तो इसलिए आपके शरीर को हर समय क्या हवा लगती रहे, इसके लिए क्या है, आपको इस प्रकार के जो कपड़े पहने जाते थे। समझ में आ गया। लद्दाख के लोगों के कपड़े देख लेना, हमेशा कैसे मिलेंगे, जिनमें क्या सर्दी से बचाव दिखेगा। अपने घरों का निर्माण किया जाता है, वहां की छत कैसी होती है, आपको स्क्वायर टाइप की छत मिलेगी। समझ में आ गया। वहां के लोगों की छत आपको इस प्रकार से मिलेगी ताकि बर्फ वो क्या आ जाए, नीचे सीधी की सीधी आ जाए। खान पान की बात करें, अपने राजस्थान में कैसा खाया जाता है, छाछ दूध दही, इस प्रकार का खान पान है, उस पर अपन ज्यादा निर्भर करते हैं, हल्का भोजन ज्यादा खाते हैं, बाजरे की रोटी राबड़ी, इस प्रकार का अपना भोजन ज्यादातर देखने को मिलता है। समझ में आ गया। अब लद्दाख में आप जाओगे, वहां के लोगों का खान पान आप देखना लगभग कैसा होगा, जिसके अंदर ज्यादा आपको गर्मी प्रदान हो सके। समझ में आ गया। तो जिस प्रकार के जगह पे आप रहते हो, आपका उसी हिसाब से भौगोलिक की जैसे भूगोल की जैसी परिस्थितियां होती हैं, उसी हिसाब से मानव की जीवन शैली हो जाती है, वैसी संस्कृति होती है और वैसी ही कृषि पद्धतियां आपको देखने को मिलती है। अब राजस्थान में आप देखो, मोटा अनाज ज्यादा होता है अपने यहाँ पर, बाजरा हो गया, मक्का थोड़ा बहुत उग जाता है, गंवार हो गया आपके सामने, थोड़ी बहुत दालें हो गई, ये सब चीजें ज्यादा उगती हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर बारिश नहीं होती है, हमारा ऐसा ही खान पान होता है। अब आप यहाँ पर चले जाओ नॉर्थ ईस्ट में, वहां पर कोई बाजरा खाता हुआ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि भाई वहां पर उगता ही नहीं। समझ में आ गया। वहां आपको लोग ज्यादातर मांसाहारी मिल सकते हैं, क्योंकि वो सारे के सारे लोग प्रकृति से जुड़े हुए हैं, जंगल में वही चीजें आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। पहाड़ी क्षेत्र ज्यादा है, कृषि होती नहीं है, तो वो मांसाहारी ज्यादा डिपेंड करते हैं। अपने नॉर्थ इंडिया में आप आराम से आपको खाद्यान्न मिल जाएगी, तो हमारे यहाँ पर मांस खाना वर्जित माना जाता है, गर्मी ज्यादा रहती है, मांस खाने से गर्मी ज्यादा होती है, तो इंसान को वैसे भी मना किया जाता है मांस खाने से। तो यही है, जैसी की परिस्थितियां, भूगोल की परिस्थितियां, वैसी आपकी जीवन शैली निर्भर करती है। स्वच्छ स्वास्थ्य, स्वच्छ पर्यावरण मानव स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य है। जो स्वच्छ पर्यावरण मानव स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य है, बल्कि प्रदूषित पर्यावरण बीमारियों का कारण बनता है। अब मैं आपको उदाहरण दूं, अपने बहुत से ऐसे शहर हैं, जैसे दिल्ली के उदाहरण ले लो आप, है ना, और भी कितने बड़े शहर हो, वहां पर क्या है, आपको हर संसाधन मिल जाएगा, है ना। अच्छे से आपके अस्पताल मिल जाएंगे, अच्छी सड़कें मिल जाएंगी, अच्छे आपके बढ़िया फैसिलिटी मिल जाएंगे, हर चीज की फैसिलिटी, लेकिन क्या नहीं है वहां पर, पर्यावरण स्वस्थ नहीं है। और पर्यावरण स्वस्थ नहीं है तो आदमी के लिए कोई भी चीज सहायक नहीं होती है, कोई भी चीज काम की नहीं रह पाती है, इंसान वैसे ही स्वस्थ नहीं रह पाता है। तो यही है, स्वच्छ वातावरण होना अनिवार्य है, जो क्या है, आपके सामने प्रदूषित बीमारियों का कारण बनता है। अगला क्या होता है, आपदाएं। ये सब चीजें क्या है भाई, अपन प्रकृति से किस प्रकार निर्भर है उनको समझ रहे हैं। भूकंप बाढ़ सूखा व तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाएं मानव जीवन व संपत्ति के लिए गंभीर रूप से प्रभावित करती हैं। तो अलग अलग प्रकार की, जैसे भूकंप हो गया, बाढ़ हो गया, सूखा हो गया, तूफान हो गई, ये जैसी जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, क्या करती हैं, मानव जो इंसान का जीवन होता है, उसकी संपत्ति है, उसको गंभीर रूप से प्रभावित करने का कार्य करती हैं। समझ में आ गया। अब आपके अभी पंजाब में बाढ़ आई है ना, बिहार में आती रहती है, और बहुत से क्षेत्र हैं जहां पर नदियां बहती हैं, वहां पर बाढ़ आती है, तो क्या हो जाता है, बाढ़ आने से पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, लोगों के घर डूब जाते हैं, लोगों के जो पशु है उनको नुकसान, पशुधन को नुकसान होता है, चाहे भूकंप आ जाओ, चाहे सूखा आ जाओ। इससे क्या होती है, आपके सामने जो प्राकृतिक आत्मा आपदाएं हैं वो भी क्या करती हैं, मनुष्य को प्रभावित करने का कार्य करते हैं।
अगला क्या है, मानव और पर्यावरण पे प्रभाव। मानव का पर्यावरण पे क्या क्या प्रभाव होता है भाई, ये तो है प्रकृति मानव को किस प्रकार से प्रभावित करती है, इन इन तरीकों से। अब मानव किस प्रकार से प्रभावित करता है प्रकृति को। पहला है संसाधनों का दोहन करना। तो अपन जो आप चाहे खनिज हो गए, पानी हो गया, कोई भी चीज हो गई, वो क्या खनिज है, और खनिज को जब अपन निकालते हो तो इससे क्या होता है, आपके सामने जो अलग अलग चीजें उत्पन्न होती है उसको अपन देखेंगे। संसाधनों का दोहन, मनुष्य अपनी बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए प्राकृतिक संसाधन वन, जल, जीवन जल, खनिज का अत्यधिक दोहन करता है। तो जो क्या करने कार्य होता है, मनुष्य होता है ना, अब उसकी जरूरतें धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं, तो वो क्या करता है, उसको पूरा करने के लिए आपके सामने अलग अलग प्रकार के संसाधन है, जैसे जल हो गया, वन हो गया, खनिजों का दोहन करता है। मैं आपको समझाऊं, आपके घर में पहले क्या थे, 4 लोग थे, माता पिता और उनके 2 बच्चे। अब क्या हुआ है, जो 2 लड़के थे दोनों की शादी कर दी, तो घर में 4-5 मेंबर और बढ़ गए। अब कितने मेंबर हो गए, 10 मेंबर हो गए। तो 10 मेंबर हो गए तो क्या हो गया उससे, आपको एक तो पहले आपके 2 से 3 मकानों में रह जाते थे, आपको एक, आपने क्या की शादी की तब एक अलग से घर बनाया, समझ में आ गया, बड़ा घर बनाया, जैसे 5 से 6 मकान। तो उसको मकान को बनाने में पूरा का पूरा संसाधन उपयोग हुआ, सीमेंट लगी, बजरी लगी, जगह लगी, आपने और भी प्राकृतिक चीजों का उपयोग किया। पहली बात, पहले आपके घर में क्या होता था, मान लो 40 किलो आटे से काम चल जाता था, अब वही आटा कितना लगने लगा, 60 किलो आटा लगने लगा। तो संसाधन खाद्यान्नों पर आपकी प्रभाव बढ़ा। पहले आप क्या करते थे, आपको समझ लो 1 टंकी आपकी पानी की से काम चल जाता था, अब आपको क्या 2 टंकियां रखनी पड़ रही। तो समझ में आया आपको, हर जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती चली जाती है, इंसानों की जरूरतें बढ़ती चली जाती हैं, और जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है, हम संसाधनों पर उतने ही निर्भर होते चले जाते हैं। तो सबसे पहले इंसान कैसे प्रकृति को प्रभावित करता है, संसाधनों का दोहन करके। और एक उदाहरण ले लो, पहले आपके अपने माता पिता से या दादाजी अगर आपके जिंदा हो तो उनसे पूछ लेना कि आपके जो गांव है उसके कुएं में पहले कितने फीट पर पानी आता था और अब कितने फीट पर पानी आता है, अंतर मिलेगा आपको। अगला क्या, प्रदूषण। औद्योगिकरण, शहरीकरण व कृषि गतिविधियों के कारण वायु, जल, मृदा और ध्वनि प्रदूषण होता है। तो अलग अलग प्रकार की अपन गतिविधियां करते हैं, जैसे उद्योगों का निर्माण हो गया, शहरों का निर्माण हो गया, और कृषि गतिविधियों से क्या होता है आपके सामने, वायु है, जल है और मृदा है, और उसमें और जो ध्वनि है, उनके अंदर आपको प्रदूषण देखने को मिलता है। तो जो अलग अलग प्रकार की जो गतिविधियां करते हैं अपन, कृषि गतिविधि, शहरी गतिविधि और कृषि गतिविधियों, उनके कारण वायु प्रदूषण देखने को मिलता है, जल प्रदूषण देखने को मिलता है, और मृदा और ध्वनि प्रदूषण देखने को मिलता है। जलवायु परिवर्तन, जीवाश्म ईंधन को जलने से ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है, जिससे वैश्विक उष्मीकरण और जलवायु परिवर्तन होता है। तो आपके सामने जो जितने भी जीवाश्म ईंधन होते हैं, पेट्रोलियम हो गया, डीजल हो गया, कोयला हो गया, इनको आप जैसे जलाते हो तो इनसे क्या होता है, धुआं निकलता है, और धुएं में क्या होती है, CO2 होती है, CO हो गई, SO2 और भी अलग अलग प्रकार की हानिकारक गैसें होती हैं, और वो क्या करती हैं, हमारे जो वातावरण है उसमें ग्रीन हाउस गैसेस को बढ़ावा देती हैं, और ग्रीन हाउस गैसें क्या करती हैं, हमारे पृथ्वी का जो वैश्विक तापमान है उसको बढ़ाने का कारण बनती हैं, और जो इसी के कारण आपके सामने असमय की बारिश हो गई, बाढ़ हो गया, सूखा हो गया, जैसी आपदा, प्राकृतिक आपदाएं देखने को मिलती हैं। अगला है वनोन्मूलन और जैव विविधता के शरण। कृषि, शहरीकरण और औद्योगिक विस्तार के कारण वनों की कटाई और प्राकृतिक आवासों को विनाश जैसी जैव विविधताओं को कम करता है। तो आपके सामने जो जैसे जैसे वन कटते हैं उसके वजह से क्या होता है, कृषि हो गया, शहरीकरण हो गया, और औद्योगिक विस्तार के कारण वनों की कटाई और प्राकृतिक आवासों का क्या होता है, निवास होता है। समझ में आ गया। तो जैसे जैसे आप क्या करते हो, आपने घर बनाया है, वहां पर हो सकता है आपने घर बनाया तो 1-2 पेड़ उनके बीच में है तो आपने काट दिया उनको। समझ में आ गया। हो सकता था काफी बार लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े जो उद्योगों का निर्माण करने के लिए बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं, पेड़ पौधों को काट दिया जाता है। तो यही आपके सामने जो यूनिट नंबर 4 है, मैंने पूरी पूरी रिवाइज करवा दी है। अच्छे से करके चले जाना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना, टेलीग्राम पे PDF मिल जाएगी, जरूर से पढ़ लेना। धन्यवाद।